जब हम भारत की आज़ादी की कहानी सुनते हैं तो हमारे सामने अक्सर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। कई महिलाओं ने अपना घर, आराम, परिवार और यहाँ तक कि अपनी जान तक देश के नाम कर दी। किसी ने जेल की सज़ा काटी, किसी ने आंदोलन की अगुवाई की, तो किसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भूमिगत रहकर लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई में शामिल इन महिलाओं की कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बताती हैं कि उस दौर की भारतीय महिलाओं ने समाज की तय सीमाओं को भी चुनौती दे दी थी। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा इतिहास एक्सप्लेनर। आज की कहानी उन 10 महिलाओं की है जिन्होंने अपने समय के आराम और सुरक्षित जिंदगी को पीछे छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इन महिलाओं में कोई बड़े राजनीतिक परिवार से आती थी, कोई डॉक्टर थी, कोई कवित्री थी, कोई वकील थी और कोई ऐसी युवा लड़की थी जिसने अंग्रेज़ों की नज़रों से बचकर रेडियो स्टेशन तक चला दिया। लेकिन इन सभी के सामने एक ही लक्ष्य था, भारत की आज़ादी। सबसे पहले बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित की। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था। वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उनके पास चाहती तो एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जीने के तमाम मौके थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। आज़ादी के बाद भी विजय लक्ष्मी पंडित ने भारतीय राजनीति और कूटनीति में बड़ी भूमिका निभाई। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं और उन्होंने मॉस्को, लंदन, वॉशिंगटन में भारत की राजदूत के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। यानी जिस महिला ने आज़ादी के लिए जेल देखी, उसी महिला ने बाद में दुनिया के सामने स्वतंत्र भारत की आवाज़ भी रखी। इसके बाद नाम आता है सुचेता कृपलानी का। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भूमिगत गतिविधियों में भी भूमिका निभाई। विभाजन के समय जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी, तब उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर राहत और शांति के काम में हिस्सा लिया। संविधान सभा की सदस्य के तौर पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद सुचेता कृपलानी ने एक और इतिहास बनाया। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। यानी उनका संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का रास्ता बनाने वाला भी था। अब बात उस महिला की जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आवाज़ को हथियार बना दिया। नाम था उषा मेहता। यहाँ एक ज़रूरी बात साफ कर दें कि कई जगहों पर गलती से सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की कहानी को सावित्रीबाई फूले से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये रेडियो उषा मेहता और उनके साथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया था। 1942 में जब अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस पर पाबंदियां बढ़ा दी, तब उषा मेहता ने भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो चलाया। इस रेडियो के जरिए आंदोलनकारियों और आम लोगों तक अंग्रेजी सरकार के से छिपकर संदेश पहुंचाए जाते थे। अंग्रेज इस रेडियो को बंद करने के लिए लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। आखिरकार उषा मेहता गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन उनकी आवाज़ को दबाना आसान नहीं था। उन्होंने दिखा दिया कि आज़ादी की लड़ाई केवल मैदान में उतरकर नहीं, बल्कि सूचना और विचारों के जरिए भी लड़ी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं सरोजनी नायडू की, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू एक बेहतरीन कवित्री थी, लेकिन उनकी पहचान केवल साहित्य तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और महिलाओं को भी आज़ादी की लड़ाई से जोड़ने का काम किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। नमक सत्याग्रह के बाद भी उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल गईं। आज़ादी के बाद वो स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि कविता लिखने वाली एक महिला ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी शासन के सामने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की अगुवाई भी कर सकती है। अब चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की तरफ, जहां एक महिला ने हथियार उठाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। उनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल सिंगापुर में थीं जब उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। इसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गईं और महिलाओं की रेजिमेंट की कमान संभाली। इस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। सोचिए, उस दौरान जब महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की सोच आम थी, तब एक डॉक्टर ने सैन्य वर्दी पहनी और देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाए। लक्ष्मी सहगल ने बाद के जीवन में भी सामाजिक कार्य जारी रखा। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अब उस वीरांगना की कहानी, जिसका नाम भारत के इतिहास में साहस का पर्याय बना चुका है, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों की नीतियों और झांसी पर कब्जे की कोशिशों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में खुद उतरकर अंग्रेजों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां आज भी भारत के लोगों की जुबान पर है। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे मजबूत महिला प्रतीकों में शामिल हो गया। अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी की। आमतौर पर जब महात्मा गांधी का नाम आता है तो कस्तूरबा गांधी का नाम उनके साथ ही लिया जाता है, लेकिन बा की अपनी अलग पहचान भी थी। कस्तूरबा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल की सजा झेली। उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में जोड़ने की भूमिका निभाई। सामाजिक सुधार के कामों में भी सक्रिय रही। महात्मा गांधी के साथ रहते हुए उन्होंने उनके आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी निर्णय लिए। कस्तूरबा के लिए आज़ादी का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना नहीं था, बल्कि समाज में महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की स्थिति सुधारने में भी सक्रिय था। इसके बाद नाम आता है कमला नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जीवन शुरुआत में एक सामान्य पारिवारिक जीवन की तरह था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। वो महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने के लिए आगे आईं और अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किए। कई मौकों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कमला नेहरू की सेहत लंबे समय तक ठीक नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को अलग नहीं किया। उनका जीवन दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए केवल बड़े राजनीतिक पद पर होना जरूरी नहीं था। अब बात करते हैं दुर्गाबाई देशमुख की। बचपन से ही वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और सामाजिक सुधार के कामों में भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वो एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के तौर पर सक्रिय रहीं। संविधान सभा की सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी योगदान दिया। बाद में वो योजना आयोग से भी जुड़ी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि आज़ादी का संघर्ष केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना तक सीमित नहीं था। स्वतंत्र भारत कैसा होगा, समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए उसमें क्या जगह होगी, इस पर भी इन महिलाओं ने काम किया। और अब आखिरी नाम, अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली का नाम पूरे देश में चर्चा में आया। 9 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। इसके बाद वो अंग्रेजों से बचते हुए भूमिगत हो गईं और आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जोश और प्रतिरोध की भावनाएं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने पत्रकारिता और सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भी योगदान दिया। उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन 10 महिलाओं की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन इनके संघर्ष में एक समान बात दिखाई देती है। किसी ने जेल की सलाखें देखी, किसी ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया, किसी ने युद्ध के मैदान में हथियार उठाए और किसी ने राजनीति और समाज सुधार के जरिए देश की नींव मजबूत की। इन महिलाओं ने उस दौर की सामाजिक सोच को भी चुनौती दी जब महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे केवल घर और परिवार तक सीमित रहें। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक आंदोलन की वजह से नहीं मिली। ये करोड़ों भारतीयों के लंबे संघर्ष का परिणाम थी। इसमें किसानों से लेकर मजदूरों तक, छात्रों से लेकर पत्रकारों तक और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था। इन महिलाओं ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये रास्ता भी बनाया कि महिलाएं देश के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। आज राजनीति हो, सेना हो, शिक्षा हो, पत्रकारिता हो या सामाजिक सेवा, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से पीछे उन शुरुआती पीढ़ियों का संघर्ष भी छिपा हुआ है। इसीलिए जब अगली बार तिरंगा हवा में लहराता हुआ दिखाई दे तो उसके पीछे की उन कहानियों को भी याद कीजिए, जिनमें कुछ नाम बहुत मशहूर हैं और कुछ
शायद हमारी किताबों के पन्नों में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज़ादी उन लाखों कुर्बानियों की विरासत है जिसमें इन वीरांगनाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे थे हमारा इतिहास एक्सप्लेनर। नमस्कार।